नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे ऑफ 26 नवंबर 2025। तो द टाइटल ऑफ दिस लेक्चर इज द पॉश एक्ट विदाउट पावर, लॉ एग्जिस्ट, जस्टिस स्ट्रगल्स। तो बेसिकली इस एनालिसिस में हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉश एक्ट 2013। तो व्हाट दिस एक्ट इज, so it's the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। तो हम इस एक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस एक्ट इज अबाउट। दैट विल बी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद वी विल लुक इनटू सम वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्ट। फिर हम डिस्कस करेंगे द लो कन्विक्शन रेट अंडर द पॉश एक्ट। ये जो एक्ट है इसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ sexual harassment of women at workplace. So intention is very good, but unfortunately ये जो भी एक्ट है it has got like very like some major shortcomings। तो वो limitations भी हम डिस्कस करेंगे एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कन्विक्शन रेट काफी कम है, बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से डिस्पाइट हैरेसमेंट हो गया बट जस्टिस नहीं दिला पाया ये लॉ। तो दैट इज द टाइटल ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पे कि ये जो एक्ट है इसका इंटेंशन बहुत अच्छा है। दिस लॉ एग्जिस्ट, दिस एक्ट इज देयर, बट इट इज लाइक वेरी like it is without power because despite the law exists, it is unable to provide justice. The conviction rate is very low। उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे दिस लेक्चर विथ सम वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। लाइक देर इज अ नीड कि ये जो पॉश एक्ट है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द करेंट सिनेरियो। अब हम 2026 की बात कर रहे हैं, ये 2013 का एक्ट है। तो देर इज अ नीड फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड दैट वी विल डिस्कस इन द रिकमेंडेशंस। So this is the Hindu editorial analysis of 26th November 2025। So the exact title न्यूज़पेपर में जो एग्जैक्ट टाइटल है एडिटोरियल का, दैट इज अ लैंडमार्क लॉ इन 2013, इट नीड्स अ स्पाइन इन 2025। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस पॉश एक्ट 2013। so the posh act is basically the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal। so the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013। so this act is aimed at, तो जैसा नाम बता रहा है, like it's clear that it's aimed at protecting women from sexual harassment in the workplace। So this act is aimed at establishing a redressal process। कल को अगर कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो फिर व्हाट्स द redressal mechanism, redressal process। so this act establishes that also। अगर हम स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें ऑफ दिस एक्ट, so the act covers all of India and applies to all women regardless of age और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो भी पॉश एक्ट 2013 है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया, लाइक इट द एक्ट कवर्स ऑल ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया में जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, है ना, जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, इट इज एप्लीकेबल टू दैट। इवन इट इज एप्लीकेबल टू एक्सटेंडेड वर्क प्लेसेस ऑल्सो। लाइक आजकल तो रिमोट कॉल्स होती है, जूम मीटिंग्स हो गई या वर्चुअल मीटिंग्स हो गई, इट इज एप्लीकेबल ओवर देयर ऑल्सो। तो पूरे भारत में किसी भी वर्क प्लेस में अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का अगर सिनेरियो है, देन दिस पॉश एक्ट इज एप्लीकेबल। एंड एक्सटेंडेड वर्क प्लेस में भी अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, then POSH Act is applicable। So it covers all of India and it is applicable to all women। all women मतलब कोई एज ग्रुप नहीं है, फ्रॉम अ टीनेज गर्ल टू अ ओल्ड। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल women regardless of the age, regardless of
the caste, the religion. It is applicable to all women of India, regardless of age and also regardless of employment status. This is very important, regardless of employment status. इसका मतलब पूरे भारत में किसी भी वर्क प्लेस में, एंड विमेन की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लाइक फ्रॉम अ लाइक अ मेड, है ना, या जो भी केयर टेकर आप कह सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है केयर टेकर, तो हॉस्पिटल्स भी स्कोप में आता है। से लेके एक सीईओ या फिर एक बहुत टॉप पोजीशन में अगर कोई विमेन है, सो ऑल विमेन इज कवर्ड, तो द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N, sexual harassment involves unwelcome acts, whether direct और indirect। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें ऑफ दैट अनवेलकम एक्ट्स: फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, रिक्वेस्ट और डिमांड्स और सेक्सुअल फेवर्स, sexually suggestive remarks, displaying pornography, and other unwelcome sexual conduct, like it can be physical, verbal और नॉन वर्बल। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमको पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज क्विड प्रो क्यो, एंड व्हाट इट मीन्स इज exchange of favors for employment benefits. So exchange of favors for employment benefits is the quid pro quo. So it also falls under the definition of sexual harassment. Like अगर एक हायर अथॉरिटी का एक एम्प्लॉयर है या एक प्रोफेशनल है, इफ लाइक ही इज ब्लैकमेलिंग और ही इफ ही इज पुटिंग प्रेशर, और वो नहीं कहेंगे इसमें, तो ये हो गया कि फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, exchange of favors, so that is quid pro quo. And creating a hostile environment also falls under the definition of sexual harassment, creating a hostile work environment। तो हमने देखा कि जो पॉश एक्ट 2013 है, इसका एप्लीकेबिलिटी हमने देखा, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी हमने देखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N। इसका मतलब क्या है? अनवेलकम एक्ट्स, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड वो सारे एक्ट्स हमने देखे। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट हमने देखा, क्विड प्रो क्यो। अब पॉश एक्ट 2013 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमको डिस्कशन करना है, दैट इज द रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, बिकॉज पॉश एक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट सेफगार्डिंग from harassment but also establishing redressal mechanisms. So under redressal mechanisms, if we talk about, there is a provision for a internal committee। अब ये जो इंटरनल कमिटी है, ये क्या है? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी वर्क प्लेस विद 10 or more employees। तो फॉर एवरी वर्क प्लेस विद 10 or more employees, that workplace should have internal committee. It's mandatory to have an internal committee. In that internal committee, if you talk about the composition, it will consist like two of the female staff, two of the female employees of that workplace, and one external women from NGO। तो दैट विल बी द कंपोजिशन। तो आइडिया ऐसा है कि किसी भी वर्क प्लेस में अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है, तो वो जो भी फीमेल वर्कर है, एम्प्लॉय, शी कैन फाइल अ कंप्लेंट। सो फर्स्ट शी शुड report it in the internal committee. So that's the purpose of internal committee, and that is how the redressal mechanism works. So in a workplace where 10 or more employees are working, it is mandatory for every workplace in India with 10 or more employees to have a internal committee. And for smaller workplace places where less than 10 employees are involved, then there is a concept of local committee. So local committee means it will be a district level committee. So the idea is that now that female employee should file a complaint
to the local committee at the district level, because internal committee will not be there. So this is the redressal mechanism. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है. देर आर पेनाल्टीज एसोसिएटेड फॉर नॉन कंप्लायंस. तो अगर कोई भी वर्क प्लेस इंटरनल कमिटी नहीं बनाता है, लाइक एक वर्क प्लेस है जहाँ पे मान के चलिए 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट फार्मिंग अ इंटरनल कमिटी, और अगर कोई घटना घटती है एंड वो बात बाहर पता चल जाती है, देन लीगली एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज पॉश एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क है. तो पॉश एक्ट 2013 के तहत एवरी वर्क प्लेस विद 10 or more employees, दे नीड टू हैव इंटरनल कमिटी. सो पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस. सो दिस इज द पॉश एक्ट 2013. अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ पॉश एक्ट 2013. तो पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ कंसेप्चुअल डेप्थ. सो द पॉश एक्ट, it lacks conceptual depth. The act recognizes consent but ignores informed consent. So there is a difference between consent and informed consent. So the act recognizes consent but it ignores informed consent. तो पहले हम ये डिफरेंस समझते हैं तो थोड़ा हमको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो अगर मैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, इट इज बेसिकली वॉलंटरी, मतलब फ्रीली गिवन. तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज वॉलंटरी, इट इज फ्रीली गिवन. फ्रीली गिवन मतलब इट इज गिवन, द कॉन्सेंट इज गिवन विदाउट एनी प्रेशर, इट इज फ्रीली गिवन. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज एफर्मेटिव. एफर्मेटिव मतलब क्लियर यस, the affirmative. So informed consent is a clear yes through words or gestures. It's a clear yes. So that's an informed consent. Informed consent is specific. It means consent for one activity does not imply consent for another. कहने का मतलब ये है कि अगर अब प्रोफेशनल डिनर के लिए यस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर एक स्टेप आप आगे बढ़ के कुछ और, लाइक अ फिजिकल एडवांस. सो दैट इज नॉट देयर. सो कंसेंट इज वेरी स्पेसिफिक. अगर प्रोफेशनल डिनर के लिए यस मिला है, देन दैट कंसेंट इज जस्ट फॉर दैट एक्टिविटी. सो consent for one activity does not imply consent for another. Informed consent is informed. And what is the meaning of informed? There is a very good clarity about the nature of the act जिसके लिए consent मिला है. A very good clarity about the nature of act. A very good clarity about the risk involved in that act. Now that act can be anything. So the consent, informed consent matlab, whatever the consent is given, so the nature of the act should be very clear. Its risk associated with that act should be clear. So that is the informed consent. And then one very important and interesting thing about informed consent is it is reversible. रिवर्सिबल का मतलब ये है कि डिस्पाइट कंसेंट वाज गिवन, इट कैन बी विदड्रॉन. सो रिवर्सिबल का मतलब है कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम. कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम. दैट इज द रिवर्सिबल नेचर ऑफ द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. द कॉन्सेंट कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम. अब अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट की बात करें, देन इट इज एक्चुअली नॉट मीनिंगफुल. जस्ट द कॉन्सेंट इज नॉट मीनिंगफुल. And why it is not meaningful? Why we are telling that normal consent is not meaningful and informed consent is meaningful? Because see, normal consent now we can get through emotional manipulation, like emotional atyachar. Via emotional manipulation you can get a consent, and that is not a meaningful consent, because in reality you are exploiting the women, you're exploiting the lady, because it's about emotional manipulation. Consent can be obtained through authority pressure, through incomplete information, lack of clarity, and and it's like very dangerous.
बिकॉज पहले दो सिनेरियो में तो फिर भी कुछ क्लैरिटी है, बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में तो लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड। एंड एकेडमिक डिपेंडेंसी, लाइक मिस यूज ऑफ पावर, थीसिस अप्रूव नहीं किया, फेल कर दिया, एकेडमिक डिपेंडेंसी। तो अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेंट एंड अ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। सो ये जो टर्म है, इट मेक सेंस एक्चुअली। अगर सिर्फ आप कंसेंट की बात करते हो तो मीनिंगफुल नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली पॉश एक्ट में कॉन्सेंट कीवर्ड यूज किया गया है। एंड यहाँ पे कॉन्सेंट मतलब आइडिया ऐसा है कि पॉश एक्ट ये कहता है कि अगर किसी विमेन ने कॉन्सेंट दे दिया, देन इट विल नॉट लीड टू अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट यहाँ पे फिर ये सारी चीजें मिस हो गई, बिकॉज अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट की बात करते हो, इट इज लैकिंग मीनिंग, इट इज लैकिंग द कॉन्टेक्स्ट। Rather, informed consent should be introduced in the POSH Act. But consent is there, and we know that consent can be obtained through emotional manipulation, authority pressure, incomplete information, academic dependency. एंड यहाँ पे harassment हो ही रहा है। तो जो इंटेंशन है पॉश एक्ट का वो फेल हो रहा है। एंड वही इस टाइटल का लेक्चर है। इस लेक्चर का टाइटल है कि लॉ एग्जिस्ट बट स्टिल इट फेल्स, जस्टिस स्ट्रगल्स। तो ये जो भी लॉ है, पॉश एक्ट है, इट बेसिकली treats consent as static, fails to recognize how power distorts choice। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको आप देख रहे हो ना, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है consent is not static, consent is not static, rather it is dynamic in nature। क्योंकि वो अपना रूप बदल लेता है, इमोशनल मैनिपुलेशन, अथॉरिटी प्रेशर, या कोई और सिनेरियो भी आ सकता है ना भाई। इट इज हाईली स्पेसिफिक, रिलेटेड टू द वर्क प्लेस। हर एक वर्क प्लेस के लिए एक अलग सिनेरियो आएगा। सो consent is like very specific and it is dynamic in nature, it cannot be static। तो पॉश एक्ट में थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की आवश्यकता है, इट इज मिसिंग। एंड हमने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे पावर प्लेज अ रोल, पावर इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस, स्पेशली कॉरपोरेट में जहाँ हायरार्की है, या एकेडमिक में जहाँ हायरार्की है। तो हायर अथॉरिटी के पास पावर है, एंड दैट कैन बी मिसयूज्ड, प्रेशर कैन बी पुट टू ऑब्टेन द consent। सो पावर distorts the choice, and that aspect is missing in the POSH Act। तो यहाँ पे हमने साफ साफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, दैट इज लीगल ब्लाइंड स्पॉट। वी सॉ लीगल blind spot। If we talk about the next limitation, like one more limitation of POSH Act, that is it lacks procedural empathy। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट हमको चीजें डिस्कस करनी है। पहला तो 3 month लिमिटेशन पीरियड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 month लिमिटेशन पीरियड, उसको समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो बात ऐसी है, पॉश एक्ट के तहत अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की घटना घटती है, तो जो भी विक्टिम है, शी हैज टू फाइल द कंप्लेन विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। एंड ये एक तरीके का अनफेयर है, क्योंकि 3 month जो है बहुत एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। एंड वाई वी आर टेलिंग सो, बिकॉज जो सर्वाइवर है या जो विक्टिम है, दे ऑफन नीड टाइम टू प्रोसेस द ट्रॉमा, they often need safety to speak up, and they often need distance to recognize manipulation। एक्चुअली काफी सारी जो लड़कियां हैं वो बेसिकली इतनी इमोशनल होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया। आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि उनके साथ कितना बड़ा एक तरीके का हैरेसमेंट हो गया, इनजस्टिस हो गया। सो दे नीड टाइम। ऐसा नहीं है कि तुरंत दे विल रियलाइज। So 3 month limitation period is a like a drawback or a limitation of POSH Act, because जो भी सर्वाइवर है उसको टाइम चाहिए, especially in academic spaces। In academic spaces, clarity may come years later। So this is that POSH Act lacks
प्रोसीजरल एम्पैथी। एक और हम अगर इम्पोर्टेंट बात की पॉइंट डिस्कस करें, दैट इज डाइल्यूटेड लैंग्वेज। सो पॉश एक्ट मेक यूज ऑफ डाइल्यूटेड लैंग्वेज एंड व्हाट इट इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पॉश एक्ट में जो भी एक्यूज्ड है, एक्यूज मतलब एक तरीके का भाई जिस पे आरोप लगा है, जिसने हैरेसमेंट करने की कोशिश करी होगी, वही उस पे आरोप लगा है, दैट इज द एक्यूज्ड। सो इन द पॉश एक्ट accused persons are called respondents and not accused। तो ये लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉश एक्ट के तहत जिस पे भी आरोप लगा है उसको रेस्पोंडेंट कहा जाता है, उसको एक्यूज नहीं कहा जाता। जिससे कि क्या फर्क पड़ता है, इट क्रिएट्स अ फॉल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क प्लेस मिसकंडक्ट एंड criminal harm। So it creates a false distinction between workplace misconduct and criminal harm। देखो बात ऐसी है ना कि लैंग्वेज का इतना फर्क पड़ता है कि अगर आरोपी को आप एक्यूज नहीं कहते, रेस्पोंडेंट कहते हैं, तो जो क्राइम है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्क प्लेस मिसकंडक्ट। एंड हाउ इट कैन बी अ मिसकंडक्ट, अगर भाई कोई हैरास कर रहा है तो इट हैज टू बी अ सीरियस क्राइम। Because emotionally आप damage, you're creating a emotional damage, because girls are like women, ladies, they are very sensitive, we should respect their emotions। तो workplace misconduct is a wrong terminology। और अगर हम respondents का कहते हैं उनको, accused को, आरोपी को, तो हम जो गुनाह है, हो सकता है उन्होंने नहीं भी किया होगा, बट अगर किया है तो फिर क्या, तो हम उसको कम आंक रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। So it creates a distinction between workplace misconduct and criminal harm। So now like हमने देखा POSH Act, it lacks procedural empathy। Now the next limitation of POSH Act is it lacks technological relevance। तो एक्चुअली जो POSH Act है ये 2013 में पास हुआ था, बनाया गया था बेसिकली। अब देखो 2025 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने देखने को मिला। तो जो मॉडर्न हैरेसमेंट है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स डिसअपियरिंग मैसेजेस। जैसे भाई आपने स्नैपचैट में देखते हैं ना, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है, या व्हाट्सएप का स्टेटस है 24 घंटे में अपने आप डिसअपियर हो गया। तो डिसअपियरिंग मैसेजेस का यूज करके हैरेसमेंट किया जा सकता है। इंक्रिप्टेड चैट्स, इमेजेस एंड डिजिटल ग्रूमिंग। डिजिटल ग्रूमिंग का एक मैं आपको कंटेक्स्ट ये बता सकता हूँ कि भाई आपने काफी सारे मीम्स देखे होंगे जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में तो ही इज लाइक अ वेरी हैंडसम एंड अ स्टार, लाइक अ सुपरस्टार, बट जब आप उसको रियलिटी में देखोगे, भाई फोटोशॉप, आजकल तो जनरेटिव एआई आ गया, पता चला डिजिटल वर्ल्ड वर्ल्ड में वो घोड़े की सेवा सवारी कर रहा है, वैसे सलमान खान जैसी उसकी बॉडी है। भाई जनरेटिव एआई से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और रियल वर्ल्ड में ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज वेरी सीरियस। ये जो डिजिटल ग्रूमिंग है, इट्स वेरी वेरी सीरियस, स्पेशली लाइक गर्ल्स, यंग गर्ल्स, या कॉलेजेस में, दे कैन वेरी इजीली गेट ट्रैप्ड। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिजिटल ग्रूमिंग जो दिख रहा है, जो डिजिटल वर्ल्ड में दिख रहा है, डोंट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, रादर आप रियल वर्ल्ड में भी देखो कि कैसा है क्या है, देन टेक डिसीजंस। तो हमने देखा कि मॉडर्न हैरेसमेंट काफी इवॉल्व हो गया है, इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनल कमिटी हम बनाते हैं फॉर रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ पॉश एक्ट, जहाँ पे वर्क प्लेस containing more than 10 employees, they will have an internal committee। Unfortunately, that members of that committee, they often lack legal or cyber forensic training, lack of legal or cyber forensic training। No standard protocols exist for handling digital evidences in the POSH Act। Digital evidences, इससे बेसिकली हो क्या होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कमिंग्स
बिकॉज पॉश एक्ट 2013 में बना, 2026 में भी इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए, मॉडर्न हैरेसमेंट की टेक्निक्स काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। एंड जो भी इंटरनल कमिटीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं, दे आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड टू डील विद दिस मॉडर्न हैरेसमेंट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल विस्पर नेटवर्क्स। सो यहाँ पे जो विस्पर है, ये इंग्लिश वाला विस्पर है, वो वाला विस्पर नहीं। इंग्लिश वाला विस्पर मतलब, है ना, खुसड़ पुसड़ करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं ना, मतलब विस्पर। इंग्लिश में जो विस्पर होता है, लाइक कन्वेइंग मैसेजेस सीक्रेटली। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि हमने ऑलरेडी देखा पॉश एक्ट 2013 के तहत हर एक वर्क प्लेस में जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक इंटरनल कमिटी का होना कंपलसरी। इट्स कंपलसरी टू हैव अ इंटरनल कमिटी। डिस्पाइट ऑफ हैविंग इंटरनल कमिटी, हमने शॉर्टकमिंग्स देखा। द फीमेल एम्प्लॉयज ओवर देयर, दे दे नो कि दिस पर्सन इज नॉट गुड, या उसका कैरेक्टर ढीला है, या एक्स वाई जेड। दे नो एवरीथिंग। एंड अमोंग देम, मतलब जो उनका विमेन का ग्रुप है या फीमेल का ग्रुप है, सो दे मेक अ विस्पर नेटवर्क। मतलब आपस में ही वो एक अपनी फाइंडिंग्स शेयर करके दे आर कॉशियस कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो एक फॉर्मल सिस्टम था वो फेल हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लाइक इन द वर्क प्लेस देर आर एलिमेंट्स विच आर कॉजिंग ट्रबल। in the workplace there are elements which are causing trouble, which are like leading to harassments। एंड वो जो फॉर्मल सिस्टम है उसका काम क्या है? उसका काम यही है ना, उसको हटाओ, उसको इरेडिकेट करो, क्लीन करो सिस्टम को। बट formal system is unable to do that, and women know that problem exists, and they are just making use of the informal whisper network to keep them safe। So this is like a very big limitation of POSH Act 2013। अगला जो लिमिटेशन है, दैट इज पॉश एक्ट लैक्स सर्वाइवर सेंट्रिक डिजाइन। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं, ठीक है। सर्वाइवर सेंट्रिक डिजाइन, तो अगर हम पॉश की बात करें, पॉश एक्ट, तो द पॉश फ्रेमवर्क इट फोकसेस ऑन explicit acts and it struggles with emotional coercion, it struggles with gaslighting, struggles with deceitful intimacy, deceitful intimacy, and it struggles with grooming behaviors। तो देखो इसको समझते हैं, ये सब मैंने इतना लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो बात ऐसी है कि देखो पॉश फ्रेमवर्क है ना, वो तो एक्ट की बात करता है, वो तो ये बात करता है कि अच्छा सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट हुआ है, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। बट इन रियलिटी इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन एक्ट, रैदर इट्स अबाउट अ पैटर्न। क्योंकि अगर आप रियलिटी में चीज़ों को देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन की कहानी है। जब हैरेसमेंट होता है, स्पेशली वर्क प्लेस में, इट्स अ वेरी बैड एक्सप्लॉयटेशन, इट्स अ वेरी बैड एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज harassment is often a pattern, not an incident। इट्स नॉट एन इंसिडेंट, ये एक घटना की बात नहीं है। और मान के चलिए कि जो विमेन है, जो फीमेल एम्प्लॉय है, अगर वो चुप है, उसके साथ थोड़ा सा harassment हुआ, शी इज साइलेंट, शी इज नॉट टेकिंग एक्शन, देन it will just amplify, it will keep on amplifying, and she will get exploited very badly। And that is why हम बात करते हैं कि women should be strong enough to raise the voice, and we all should support the women in their fight against harassment, against exploitation। So it's very bad, it's very serious issue actually, क्योंकि harassment ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट है, इट्स अ पैटर्न, एंड देर इज अ नीड टू। इसलिए वर्क प्लेस में जैसे ही आपको सिग्नल मिले कि कुछ गड़बड़ है, आप इंटरनल कमिटी में जाके अपनी बात रखिए, सो दैट दे कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट दैट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बेसिकली होता ऐसा है कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता, एक जो फीमेल एम्प्लॉय है वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, तो शी इज एक्युमुलेटिंग द ट्रॉमा, एंड दैट इज वेरी बैड एक्चुअली फॉर द मेंटल हेल्थ। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको रखना है, ये जो भी एविडेंस है, एविडेंस इज सर्कमस्टेंशियल, नॉट डॉक्यूमेंट्री। मतलब अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस होंगे ऑफ हेरिसमेंट। सो एविडेंस इज सर्कमस्टेंशियल, इट्स नॉट डॉक्यूमेंट्री। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत ये है, एक तो हमने दिक्कत ये देखा कि जो पॉश फ्रेमवर्क है वो हैरेसमेंट को एक एक्सप्लिसिट एक्ट ट्रीट करता है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम आप देखो ना, मतलब हैरेसमेंट का जो डेफिनेशन, उसका जो फंडामेंटल नेचर है, उसी को इग्नोर कर दिया पॉश एक्ट ने, क्योंकि उसका फंडामेंटल नेचर ये है कि इट इज अ पैटर्न, इट इज नॉट अ इंसिडेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली द पॉश एक्ट इज कंसिडरिंग इट टू बी एन इंसिडेंट, इट इज कंसिडरिंग इट टू बी एन एक्सप्लिसिट एक्ट। तो जो फंडामेंटल नेचर ही आपका मतलब गड़बड़ है, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट जस्टिस? एंड दैट इज व्हाट दिस लेक्चर इज अबाउट, कि लॉ तो एग्जिस्ट करता है बट जस्टिस स्ट्रगल्स, एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड टू ब्रिंग इन न्यू अमेंडमेंट्स इन दिस लॉ। क्योंकि ये पूरे भारत की वर्क प्लेस की बात हो रही है। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। मान के चलिए कि महिलाओं के साथ लाइक हैरेसमेंट हो भी रहा है, तो भी ये लॉ इतना कमजोर पड़ जाता है, लीगल एक्शंस लिए ही नहीं जाते। वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो कन्विक्शन रेट है इट इज़ वेरी लो फॉर द पॉश एक्ट। तो यहाँ पे एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इसको संसद तक पहुंचाना है, एंड पॉश एक्ट में नए अमेंडमेंट्स लाने की सख्त आवश्यकता है। अब हम डिस्कस करेंगे द लो कन्विक्शन रेट अंडर द पॉश एक्ट। तो अभी हाल ही में एक घटना हम पहले डिस्कस करते हैं। तो चंडीगढ़ में एक कॉलेज प्रोफेसर पे आरोप लगाया गया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है उसने 12 सितंबर 2024 को एक कंप्लेंट फाइल करी। एंड जो भी कॉलेज की जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी थी, उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस कंप्लेंट को। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे फाउंड कि प्रोफेसर वाज गिल्टी, प्रोफेसर वाज इन्वॉल्व इन द हैरेसमेंट, एंड प्रोफेसर को निकाल दिया गया कॉलेज से अंडर द पॉश एक्ट 2013। तो ये एक पॉजिटिव इवेंट है। पॉजिटिव इवेंट इसलिए है क्योंकि देखो, कॉलेज में एक प्रोफेसर एग्जिस्ट करता था जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। क्योंकि हैरेसमेंट एक बहुत ही गंदी एक्टिविटी है, इट्स अ वेरी बैड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इमोशनल डैमेज आप करते हो यंग स्टूडेंट्स को। तो अब जिस स्टूडेंट के साथ घटना घटी, शी फेल्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट, उसने तुरंत कंप्लेंट किया। सो दैट्स अ वेरी बिग लर्निंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमको ये एक बहुत बड़ी लर्निंग कैरी करनी है कि अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पे आप कंप्लेंट दर्ज करिए। और अगर उस वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, तो आप और ज्यादा एक्शन लीजिए, क्योंकि इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। नहीं तो उन पे लीगल एक्शन दिया जाएगा उस वर्क प्लेस पे, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब जैसे इस लड़की ने एक्शन लिया, जिसकी वजह से वो जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो एलिमिनेट हो गया। अब आने वाले जो नेक्स्ट बैचेस होंगे, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो उस एक लड़की की हिम्मत ने बाकी नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियों को भी सेफ गार्ड किया। बिकॉज एक रॉन्ग एलिमेंट सिस्टम के अंदर, एक रॉन्ग एलिमेंट आ जाता है तो इट विल क्रिएट सम मेस इन द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू इरेडिकेट, वी हैव टू क्लीन द सिस्टम्स। तो जो भी रॉन्ग एलिमेंट्स हैं उसको हमको रिमूव करना है। अब एक सीरियस बात यह है कि ऐसी घटनाएं काफी रेयर है। मतलब पॉश एक्ट के अंदर जो कन्विक्शन रेट है, इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। अब चंडीगढ़ का ये घटना में हमने एक अच्छा रिजल्ट देखा अंडर द पॉश एक्ट, बट दोज
इवेंट्स आर वेरी वेरी रेयर। अगर आप देखो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, तो कन्विक्शन रेट अंडर द पॉश एक्ट इज वेरी रेयर, लाइक वेरी लो। एंड व्हाई इज इट सो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतनी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो ये एक बहुत कॉमन मुद्दा है। एंड डिस्पाइट इट बीइंग सो कॉमन, व्हाई द कन्विक्शन रेट इज सो लो? इट मीन्स देर आर शॉर्टकमिंग्स इन द एक्ट। And what are those shortcomings which is making the conviction rate low? That is what we will discuss now. So many complaints, they fail due to procedural rigidity, evidentiary hurdles, institutional reluctance, and fear of reputational damage. तो ये सारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बात ऐसी है, प्रोसीजरल रिजिडिटी का मतलब हमने ऑलरेडी देखा कि जो प्रोसीजर है, भाई पहले आप जैसे कोई भी इंसिडेंट घटता है, then the complaint needs to be filed within the workplace, within the internal complaint committee of the workplace, and the internal complaint committee will investigate the matter. Now we already saw there are many shortcomings with the internal complaint committee। अगर एक मॉडर्न तरीके का harassment हो रहा है, या because harassment is like a pattern, अब they seek evidence। अब जो भी सर्वाइवर है या जो भी विक्टिम है, अब she was not able to collect evidence because she was safeguarding herself, and how can we expect that she should collect the evidence? तो the idea is that in workplaces, अब जैसे सीसीटीवी कैमरेज तो बड़े कॉमन हो गए, सो एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे कि एविडेंसेस अपने आप कलेक्टेड हो जाए। तो ये भी एक हर्डल है, एविडेंट्री हर्डल, बिकॉज विदाउट एविडेंस ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस, व्हाट इट मीन्स, जो वर्क प्लेसेस हैं, जो एकेडमिया हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, they are not taking appropriate action. And why is it so? So one of the very important factor for that is reputational damage। भाई मान के चलो कि एक harassment का केस हुआ, एक कंप्लेंट फाइल हुई, एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ने ये पाया कि दैट इज राइट, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन दे विल ट्राई टू कवर इट अप। एंड वाई दे विल कवर इट अप? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रेपुटेशनल डैमेज, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, या उस कंपनी का नाम खराब हो जाएगा कि कंपनी में ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो रेपुटेशनल डैमेज का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एंड ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, लाइक एविडेंट्री हर्डल्स, फियर ऑफ रेपुटेशन, they are playing a very big role. That's why the conviction rate is very low। क्योंकि देखो, पक्की बात है, कंप्लेंट्स तो भर भर के आती होगी, भाई इंडिया इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, एंड डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सच अ कॉमन प्रॉब्लम, सच अ बिग प्रॉब्लम, द conviction rate is very 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 low। and it means that these factors are overpowering, and hence POSH Act needs to be updated। It needs some serious amendments so that these shortcomings needs to be resolved। And it's not just like law exists, we want justice. Justice, how can justice struggle when there is a law? And if justice is struggling despite of the law is there, it means there are some serious flaws in the laws, and that is what this lecture is about। And it's a very important law because it is talking about a very serious problem। So with this we will discuss some interesting recommendations। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो यही है, रिकॉग्निशन ऑफ इन्फॉर्म्ड consent। रिकॉग्निशन ऑफ इन्फॉर्म्ड consent, लॉन्गर और फ्लेक्सिबल पीरियड्स, लिमिटेशन पीरियड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि जब घटना घटती है तो विद इन 3 months द कंप्लेंट नीड्स टू बी फाइल्ड। सो वी हैव टू increase the timeline, we should stretch it longer and flexible limitation periods, explicit inclusion of
emotional and digital abuse. So the harassment should be considered as a pattern, not a event. So emotional and digital abuse should be included. Technological relevance should come into the picture. So mandatory training of internal complaint committee members, उनको मैं कह रहा हूँ ICC, internal complaint committee members. So mandatory training of internal complaint committee members. Stronger investigative tools. There is need for stronger investigative tools. And one more very important point is clear inter-institutional accountability mechanisms. And what it means is, देखो बात ऐसी है, अगर हम एकेडमिया की बात करें तो देर आर लाइक मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी विजिटिंग प्रोफेसर का कंसेप्ट है, या कोई लेक्चर देने आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है. व्हाट इफ दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन हैरेसमेंट? व्हाट इफ ही इज द एक्यूज्ड? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई वो विजिटिंग भाई गेस्ट है या फैकल्टी है, थोड़े दिन के लिए आया चला जाएगा. तो अब उसने अगर हैरेसमेंट कर दिया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया ही नहीं जा पाएगा. मतलब ये प्रोविजन मिसिंग है. पॉश एक्ट डज नॉट कंसिडर दिस इंटर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. दिस इज मिसिंग एंड दिस नीड्स टू बी इंक्लूडेड. So POSH provides no mechanism to link complaints across institutions, track repeat offenders. So we need provisions for it. Provisions to link complaints across institutions. Provisions to track repeat offenders. So this is very important. तो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस भी डिस्कस किए विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड. तो साथियों, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया पॉश एक्ट 2013 एंड हमने देखा कि कैसे डिस्पाइट द लॉ एग्जिस्ट बट जस्टिस स्ट्रगल्स. एंड वी सॉ दैट पॉश एक्ट हैज गॉट सम वेरी सीरियस फ्लॉज एंड देयर इज अ इमीडिएट नीड to bring in some serious amendments into it so that justice can be given, because sexual harassment in workplace, like definitely lots of complaints आती होगी ऑन अ डेली बेसिस. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कितना बड़ा है, एंड कन्विक्शन रेट अगर आप देखो, इट इज वेरी वेरी लो. तो ये जो एक डिसबैलेंस दिख रहा है, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट देर आर सो मेनी फ्लॉज, जिसकी वजह से जो क्राइम कर रहा है, जो एक्यूज है या जो सही में क्रिमिनल है हु इज इन्वॉल्व इन द हैरेसमेंट, वो अभी भी बचा हुआ है. एंड अगर वो उसका बचना मतलब कितने ज्यादा हैरेसमेंट आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. सो इट इट नीड्स टू बी टेकन केयर. तो साथियों, आई होप आपको ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिली होगी. सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप IAS फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, अपने सर्कल में इसको शेयर करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अवेयरनेस हमने डिस्कस किया है इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम.